बैंक क्या है? तो बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो किस चीज में डील करता है? बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑफ मनी, है ना। कि एक जो हाउस होल्ड्स है उनके सेविंग्स को ये इन्वेस्टमेंट में चैनलाइज करता है। वो हाउस होल्ड्स कौन है? वो लोग जो अपने इनकम का कुछ पोर्शन क्या करते हैं? सेव करते हैं। अब ये पैसा वो कहीं ना कहीं रखेंगे, चाहे वो बैंक में चाहे वो अपने पास रखे या कहीं अदर ऐसे जगह सेफ रखे। जब आप अपने कस्टडी में पैसा रखते हो तो वो पैसे के वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। लेकिन अगर उसी चीज को आप बैंक में रखते हो तो बैंक क्या करती है? उस पैसे को आगे इन्वेस्ट करती है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ लोन्स या फिर कहीं और कोई अदर एक्टिविटीज में इन्वेस्ट करती है और वहां से वो इनकम जनरेट करती है और उस इनकम का कुछ पोर्शन आपको रिटर्न करती है एज इंटरेस्ट। तो जो बैंकिंग एक्टिविटीज को प्रॉफिट के लिए कंडक्ट कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं कमर्शियल बैंक। और सेंट्रल बैंक इज द रेगुलेटर ऑफ ऑल अदर बैंक्स इन इंडिया। जितने भी टाइप्स ऑफ बैंक इंडिया में सबका रेगुलेटर कौन है? सेंट्रल बैंक, जो कि कौन है? आरबीआई। A commercial bank is a kind of financial institution that carries all the operation related to deposit and withdrawals of money for the general public, providing loan for consumption, investment and other such activities. The banks are profit-making institution, do business only to make a profit. Example HDFC Bank, SBI, ICICI. यानी ये लोग कौन है? ये वो लोग हैं जो कोई भी बैंकिंग एक्टिविटीज को किस लिए कर रहे हैं? टू अर्न प्रॉफिट। प्रॉफिट कमाने के पर्पज से जो कोई भी बैंकिंग एक्टिविटीज को कंडक्ट कर रहा है उसको हम लोग बोलेंगे कमर्शियल बैंक। फंक्शंस क्या है कमर्शियल बैंक का? दो ही प्राइमरी फंक्शन है, एक एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड एडवांसिंग लोन। यानी ये हाउस होल्ड से पैसा एक्सेप्ट करता है एज डिपॉजिट्स और आगे क्या करता है? एज लोन प्रोवाइड करता है। किसको प्रोवाइड करता है? तो वैसे इंस्टीट्यूशंस को जिनको जरूरत है। जैसे मान लीजिए कि निशान के पास क्या है? 1000 रुपया है सरप्लस का, तो हम निशान के पास जाएंगे, उसको ऑफर करेंगे कि आप अपना 1000 रुपया मेरे बैंक में डिपॉजिट कर दीजिए। हम वो 1000 रुपया आगे किसी को लोन के रूप में, हम इसको बताएंगे नहीं, लेकिन वो हम 1000 रुपया आगे मोहित को लोन के रूप में देंगे और फिर वहां से इनकम जनरेट करके फिर जो भी, मान लीजिए कि इसको हमने बोला कि 6% हम आपको देंगे, हम आगे मोहित को लोन दे रहे हैं 13% पे, तो 13% में से 6% इसका हो गया, 1-2% खर्च हो गया और बाकी रिमेनिंग मेरा क्या बन जाएगा? प्रॉफिट, है ना। तो यही काम करते हैं। तो एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट में क्या होता है कि दो तरीके से, या तो हम सेविंग डिपॉजिट्स के रूप में, फिक्स डिपॉजिट्स के रूप में, करेंट अकाउंट्स जो बिजनेस यूजर्स यूज करते हैं उसके रूप में हम आपसे पैसा क्या करेंगे? डिपॉजिट करवाएंगे और आपको बदले में उस पर क्या देंगे? इंटरेस्ट। कहां से देंगे? तो वो जो पैसा मेरे पास आया उसको कैश क्रेडिट के थ्रू या डिमांड लोन के थ्रू या शॉर्ट टर्म लोन्स के थ्रू हम सामने वाले को ऑफर करेंगे और सामने वाले से रिटर्न कमा के उसी का कुछ पोर्शन हम आपको एज अ इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो दैट इज एडवांसिंग ऑफ लोन। सेकेंडरी फंक्शन इसका क्या क्या है? तो आगे ये आपके लिए ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बना के देगा। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मतलब ये एक ऐसा फैसिलिटी है जो करंट अकाउंट यूजर्स को दिया जाता है जिसमें आप अपने एग्जिस्टिंग बैलेंस से ज्यादा क्या कर सकते हो? विड्रॉ कर सकते हो और बैंक उसके लिए बाद में क्या करेगी? आपसे थोड़ा बहुत चार्ज लेगी, इंटरेस्ट। या फिर डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, इस पर पूरा 11th में हमने एक चैप्टर पढ़ा था कि क्या होता था, दो ट्रेडर्स होते थे, एक बायर और एक सेलर। बायर क्रेडिट पे सामान खरीदता था, बदले में जो था वो क्या साइन करता था? बदले में बिल्स ऑफ एक्सचेंज साइन करता था। वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज किसको मिल जाता था? जो सेलर है उसको। सेलर को अगर इमीडिएट पैसा का जरूरत पड़ता था तो वो बैंक के पास जाता था और उसको डिस्काउंट करवाता था। डिस्काउंटिंग चार्ज काट के उसको इमीडिएटली बैंक कुछ पैसा दे देती थी। तो ये फैसिलिटी डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज किसमें है ना? सेकेंडरी फंक्शन। एजेंसी फंक्शन, बैंक आपके एजेंट के रूप में आपके बिहाफ में कोई एक्टिविटी कंडक्ट करेगा, जैसे कुछ कलेक्शन करना, कुछ पेमेंट करना, है ना। तो आपके बिहाफ में बैंक क्या करेगी? वो पेमेंट करेगी। एंड जनरल यूटिलिटी जस्ट लाइक लॉकर फैसिलिटी, है ना, ट्रैवलर चेक, अगर आप ट्रैवल पे जा रहे हो आपके पास, अब तो ट्रैवल चेक बहुत कम हो गया क्योंकि सब जगह भी आएगा। पहले क्या होता था कि फंड्स की दिक्कत होती थी, तो ट्रैवलर चेक इंस्ट्रूमेंट होता था जो आपको दिया जाता था जिससे आप किसी बैंक से क्या कर सकते थे? विड्रॉ कर सकते थे, है ना। लेटर ऑफ क्रेडिट, ये अभी भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट में यूज होता है। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है? कि एश्योरेंस होता है जो कि बैंक देती है किसको? है ना, एक्सपोर्टर को, कि आप गुड्स सप्लाई करो, जैसे ही आप गुड्स सप्लाई कर दोगे, है ना, डॉक्यूमेंट्स मेरे पास आएगा, हम पेमेंट आपको रिलीज कर देंगे। यानी एश्योरिटी है। यहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड को बहुत स्मूथली कंडक्ट करने में लेटर ऑफ क्रेडिट हेल्प करता है ना। गोल्ड लोन फैसिलिटी एंड अदर, ये सारी चीजें आपको कहाँ पर मिल जाएगा? जनरल यूटिलिटी फंक्शंस में। तो जो कमर्शियल बैंक है उनके दो काम, प्राइमरी दो है, क्या क्या? एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट एंड एडवांस ऑफ लोन।
एंड सेकेंडरी में क्या क्या है, तो सेकेंडरी में आपके एजेंट के रूप में काम करेगा, जैसे ईएमआई कटना होता है या फिर मेरा कोई फी पे करना होता है, तो बैंक मेरे ब्याज में फी करता है, ऑटो डेबिट लगा देते हैं। अब इस फैसिलिटी का क्या करता हूँ, हमसे चार्ज लेता है, लेकिन मेरे दिमाग में टेंशन नहीं रहता ना कि इस डेट पर हमको ये पेमेंट करना है, उस डेट पर हमको वो पे करना है, ठीक है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में क्या होता है कि हम अपने बैलेंस से ज्यादा क्या करते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। एजेंसी फंक्शन हो गया, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया, जनरल यूटिलिटी में लॉकर फैसिलिटी एंड अदर फैसिलिटीज यहाँ पर दिया जाता है, ठीक है। तो बैंक का मेन काम क्या है, बैंक का मेन काम है भैया एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स एंड एडवांसिंग ऑफ लोन, और इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेडिट क्रिएशन। हम लोग जो बोलते हैं ना कि बैंक इज ऑल्सो द सप्लायर ऑफ मनी, तो ये लोग जो करते हैं कैसे सप्लाई करते हैं पैसे को, क्रेडिट क्रिएशन करके। अब क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस क्या है, तो कमर्शियल बैंक के लिए इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ मनी सप्लाई जो है वो माना जाता है कि कमर्शियल बैंक जो है इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ मनी सप्लाई है इकोनॉमी में, क्योंकि ये डिमांड क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, है ना। कैसे, बाय एडवांसिंग लोन। लेकिन सर क्या ये अपना पैसा देते हैं, तो नहीं, ये अपना पैसा नहीं देते हैं। कैसे चलता है, तो समझो, सपोज एक नया डिपॉजिटर है जो 1000 रुपया अपने बैंक अकाउंट में क्या किया, डिपॉजिट किया, और उसमें क्या होता है ना कि हर बैंक को कुछ ना कुछ रेशियोज काट के रखने पड़ते हैं कैश में, जैसे CRR हो गया, लीगल रिजर्व रेशियो हो गया, SLR हो गया, यानी ये कुछ स्टैट्यूटरी लिमिट्स है। जैसे सरकार ने बोला कि भाई प्रॉफिट के लिए तो तुम तो 1000 रुपया किसी से लोगे, पूरा का पूरा 1000 क्या करोगे, लोन के रूप में बांट दोगे, क्योंकि जितना ज्यादा तुम लोन के रूप में बांटोगे उतना ज्यादा तुमको प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर कभी अचानक से डिपॉजिटर को जरूरत पड़ गया या बैंक को किसी को पे करना पड़ा, बैंक के पास पैसा नहीं रहा, तो वैसे सिनेरियो में क्या होगा, वैसे सिनेरियो में तो भाई दिक्कत हो जाएगा, बैंकरप्ट हो जाएगा। तो वहां पर क्या बोला गया कि बैंक को ये गाइडलाइन दिया गया कि बाय वे ऑफ लीगल रेशियो, CRR, SLR, आप उस डिपॉजिट का कुछ हिस्सा कहाँ डिपॉजिट करके रखोगे, या तो कैश में या फिर RBI के पास डिपॉजिट करके रखोगे, है ना। तो वो हिस्सा काटने के बाद जो रिमेनिंग पोर्शन है वो आप क्या कर सकते हो, लोन के रूप में दे सकते हो। तो सपोज कि हमने बोला कि भाई आप अपना 10% क्या कर लो, एज अ रेशियो मेंटेन कर लो, यानी अगर आपके पास 1000 आ रहा है तो 10% काट लो। 10% कहने का मतलब 100 रुपया हटा दो। अब हमारे पास लोन देने के लिए कितना रहा, 900 रुपया। अब ये 900 रुपया हम किसी ना किसी बोरोवर को देंगे। जैसे हमने निशान से 1000 रुपया लिया और हमको बोला RBI की 10% हटा दो इसमें से, तो 10% हम साइड कर दिए। अब बचा मेरे पास 900 रुपया। ये 900 रुपया हम किसको दे दिए, मोहित को लोन के रूप में प्रोवाइड कर दिए। अब मोहित को जब हम लोन के रूप में ये 900 रुपया प्रोवाइड कर दिए, अच्छा जब अब यहाँ पर हम उसको एक्चुअल कैश नहीं दे रहे हैं, बेसिकली हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक क्रेडिट एंट्री पास कर रहे हैं, यानी इसका एक अकाउंट खोल रहे हैं और इसके अकाउंट में हम क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं। एंड ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट फिर हमने 10% क्या कर दिया, इसमें से हटा दिया, और वापस से जो मेरा बचा, यानी 900 का 10% कितना हो गया, 90, वो मैंने हटा दिया, बचा हुआ 810 मैंने क्या किया, आगे श्री को लोन के रूप में दे दिया। फिर श्री वाले में से हमने 10% क्या कर दिया, हटा दिया, फिर आगे लोन के रूप में दे दिया। तो इस तरीके से 10% काटते काटते हम ये लोन तब तक देते जाएंगे जब तक अमाउंट मेरा क्या ना हो जाए, 0। अब दो चीज, ये तो 10% तो कंपलसरी हो गया कि आपको क्या करना है, साइड करके रखना है। दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस, आपको ये भी देखना है कि एक बार में जो डिपॉजिटर है, वो जो पैसा डिपॉजिट कर रहा है, वो कितना डिपॉजिट कर रहा है और उसमें से कितना यूज कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है। पास्ट एक्सपीरियंस, जैसे हम देखें कि अगर निशांत मेरे पास 1000 रुपया डालता है तो मंथ में ये मैक्सिमम 40% खर्च करता है, 60% रहने देता है, यानी इसका पास्ट एक्सपीरियंस बता रहा है कि 40% ये हमसे वापस ले लेगा। तो 10% प्लस अनदर 40% आपको क्या करना होगा, हटा कर रखना होगा। यानी जहां जहां आपको लग रहा है कि हमको पैसा पे करना पड़ सकता है, उतना परसेंटेज आपको क्या करना होगा, हटाकर रखना होगा, और रिमेनिंग ही आप क्या कर सकते हो, लोन के रूप में दे सकते हो। फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग हमने क्या कर दिया कि यहाँ पर सिर्फ 10% किसको वाला रखा है, वो जो हमको लीगली रखने के लिए बोला गया है। एजम्पशंस वाले को हमने इसमें नहीं रखा है। तो लेकिन यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि जब भी कोई बैंक के पास कोई भी डिपॉजिट्स आएगा तो ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस आपको देखना है कि वो कितना विड्रॉ कर रहा है, और उसके बाद जो रिमेनिंग पैसा वही हम किस में दे सकते हैं, लोन के रूप में दे सकते हैं। ठीक है, तो बैंक क्या करेगी, 1000 रुपए में से 10% काट लिया, 900 को आगे लोन के रूप में दिया, फिर उसी तरीके से करते 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 हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट क्रिएशन करेंगे। अब सोच लो, यही 1000 से हमने कितना ज्यादा लोन क्रिएट कर दिया है ना, और
यही जो हमने लोन क्रिएट किया तो हमने क्या किया, मनी सप्लाई ही तो किया। तो कमर्शियल बैंक इज ऑल्सो द सप्लायर ऑफ द मनी इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट, है ना। तो इसको क्रेडिट क्रिएटर भी बोलते हैं कि भाई क्रेडिट क्रिएशन के थ्रू ये क्या करता है, मनी सप्लाई करता है इकोनॉमी में, ठीक है। अब बैंक कहाँ तक जा सकता है, तो ये बैंक तब तक लोन देगा जब तक ये अमाउंट क्या ना हो जाए, जीरो, है ना। और फिर यानी अब हम लोग को पता करना है कि अगर कितना ज्यादा डिपॉजिट मल्टीप्लायर मनी मल्टीप्लायर हो सकता है, तो 1 डिवाइडेड बाई LRR, यानी जितना परसेंट आपने रिजर्व में रखा है उससे आपको क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो कितना है, 10 टाइम्स आप जा सकते हो, कितना जा सकते हो, 10 टाइम्स, ठीक है। ये 1 क्या है आपका अमाउंट, तो यहाँ पर अगर अमाउंट 1000 रखोगे तो 1000 डिवाइडेड बाई 10% कितना आ जाएगा, 10,000, यानी 10 टाइम्स तक आप क्या कर सकते हो, लोन दे सकते हो। तो as in the table, the banks are able to create a deposit of 10,000 with initial deposit of 1,000. It means total deposit becomes 10 times of the initial deposit. This 10 times value is money multiplier. कैसे निकाल रहे हैं, इनिशियल डिपॉजिट, देखो चार्ट है अपने पास। इनिशियल डिपॉजिट मेरे पास कितने का आया, 1000 का। इसमें से लोन मैंने कितना दे दिया और रिजर्व कितना रखा, 100। वापस से ये राउंड 1 आ गया कि अब मेरे पास कितना डिपॉजिट आ गया। जैसे ही मोहित के अकाउंट में मैंने डाला 900 रुपया, तो मोहित के अकाउंट में क्रेडिट कितना दिखा रहा है, 900। और इस 900 में से वापस हम कितना LRR रखेंगे, 10%, बचा कितना, 810। ये 810 हम फिर से लोन देंगे, फिर इसमें से कितना रखेंगे, 10%, बचा हुआ 729 हम क्या करेंगे, लोन के रूप में देंगे। फिर 729 इधर आएगा, फिर यहाँ से 72.9 क्या करेंगे, रखेंगे, फिर आगे लोन के रूप में देंगे। और ये कब तक देते रहेंगे, जब तक डिपॉजिट्स मेरा कितना ना हो जाए, जीरो ना हो जाए। तो जब ये जीरो होगा ना, तो हम देखेंगे कि मेरे पास डिपॉजिट्स कितने का रहेगा, 10,000 का, और LRR देखना 10% है ना, 1000, और रिमेनिंग लोन्स के रूप में कितना जा रहा है, 9000। तो 1000 के डिपॉजिट से हम लोग लोन्स कितने का क्रिएट कर सकते हैं, 9000 का, यानी। और टोटल डिपॉजिट्स कितना क्रिएट कर सकते हैं, मनी मल्टीप्लाई करके, तो 10,000, यानी जितना मेरे पास LRR रहेगा उतने परसेंटेज उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जो आंसर आएगा उतना टाइम्स का आएगा। अगर यहाँ पर 15% रहता तो उसके हिसाब से रहता, यहाँ 20% रहता LRR तो उसके हिसाब से निकालते। तो जितना ज्यादा रहेगा उसके हिसाब से उतना टाइम्स हमारा आते रहेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत। अच्छा, अगर लोन्स का अमाउंट बढ़ाना है तो LRR को क्या करना होगा, कम करना होगा या ज्यादा करना होगा। अगर हमको लोन का अमाउंट बढ़ाना है तो LRR को कम करना होगा या ज्यादा करना होगा, कम करना होगा, क्योंकि परसेंटेज जितना कम काट के रखोगे उतना ज्यादा तुम क्या कर सकते हो, लोन दे सकते हो। और जितना ज्यादा कम तुमको मार्केट में लोन छोड़ना है तो वहां पर क्या करना होगा, इस रेशियो को बढ़ाना पड़ेगा। अब अगर हम यहाँ पर 50% बोल देते हैं तो 500 ही लोन के रुपए जाता है ना। अगर यहाँ पर 5% बोलते तो भाई यहाँ पर कितना जाता, 950 रुपया जाता। तो यही फर्क हो जाता है कि अगर आपको मार्केट में लोन का सप्लाई यानी क्रेडिट सप्लाई बढ़ाना है तो जितने भी तरीके के लीगल रेशियोज है उनको आपको क्या करना होगा, कम करना होगा। और जितने तरीके के आपके अगर आपको लोन क्या करना होगा, कम करना है, तो ये जितने भी तरीके के लीगल रेशियो उसको क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। ये आगे हम लोग वापस से पढ़ेंगे। अब हम लोग बात करेंगे किसका, सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक कौन है हमारा, RBI। कब स्टैब्लिश हुआ था, अप्रैल 1, 1935, है ना। किसके द्वारा, जो RBI एक्ट हमारे यहाँ पास हुआ था 1934 में, उसके बेसिस पर RBI हमारे यहाँ स्टैब्लिश हुआ 1935 में। इसका फंक्शन क्या क्या है, तो इसका पहला फंक्शन है इशूइंग अथॉरिटी ऑफ करेंसी नोट। हमारे कंट्री में जितना भी तरीके का करेंसी जा रहा है, जितने भी करेंसी आप देख रहे हो, उसका इशू करने का अथॉरिटी किसके पास है, RBI के पास, ठीक है। बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट, जैसे हमारा बैंक कमर्शियल बैंक है, जिस बैंक में हमारा अकाउंट है, जिसमें अपना बैंकिंग एक्टिविटीज को चलाते हैं, उसी तरीके से गवर्नमेंट का बैंक कौन है, RBI, है ना। बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी बैंक। बैंकर्स बैंक मतलब गवर्नमेंट का बैंक तो ही, गवर्नमेंट के सारे बैंकिंग एक्टिविटीज को कौन देख रहा है, RBI। गवर्नमेंट का सारा पैसा कहाँ जा रहा है, ट्रेजरी में, और ट्रेजरी कौन देख रहा है, RBI। तो गवर्नमेंट को के एक्सपेंस, गवर्नमेंट के इनकम, गवर्नमेंट के सब कुछ का हिसाब किसके पास है, RBI के पास। तो उसी तरीके से जितने भी बैंक है हमारे यहाँ, उन सबका भी बैंक कौन है, RBI। यानी PNB हो गया, SBI हो गया, सबका एक अकाउंट किसके पास होगा, RBI के पास। और RBI उस चीज को क्या कर रहा है, देख रहा है ना।
तो बैंकर्स बैंक और सुपरवाइजरी बैंक यानी बाकी अदर बैंक सही तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उस चीज को कौन देखता है, उस चीज को भी कौन देखता है, आरबीआई। लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, जैसे कॉमर्शियल बैंक क्या करता है, लोन्स वगैरह देता है ना, तो कई बार उनको भी तो जरूरत पड़ जाता है ना, कई बार वो अपने रिजर्व से कहीं ज्यादा वगैरह पैसा वगैरह दे दिए, तो इन केस अगर उनको पैसे का जरूरत पड़ा है ना, तो वो किसके पास जाएंगे, तो आरबीआई के पास जाएंगे। However, there may be a reason where a bank suffer crisis of finance. In such situation, the central bank acts as a lender of the last resort. जब कहीं से पैसा नहीं मिलेगा तो उसको पैसा कौन देगा, आरबीआई। However, central banks and commercial banks in critical situation. ये ऑप्शन नहीं कि जब चाहे मुंह उठा के चल जाओ, सिर्फ और सिर्फ किस सिचुएशन में आपको हेल्प करेगा, क्रिटिकल सिचुएशन, क्योंकि लास्ट रिसोर्ट करने का मतलब कि सब जगह से अगर आपको ना मिल गया तब आपको कौन हेल्प करेगा, लास्ट होप है वो आरबीआई। कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, हमारे कंट्री में जितना भी फॉरेन करेंसी आएगा, यानी जितने भी ट्रेड एक्टिविटीज है, जहां से भी आप फॉरेन करेंसी ला रहे हो, वो फॉरेन करेंसी है ना, वो फॉरेन करेंसी किसके पास रहेगा, वो विल बी द कस्टडियन, आरबीआई। आरबीआई के पास आपको क्या करना है, जमा करके रखना है। सेंट्रल बैंक इज द कस्टडियन ऑफ नेशनल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। द सेंट्रल बैंक नॉट ओनली मेंटेन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स but also exercise managed floating to ensure stability of exchange rate in the international money market. जो एक्सचेंज रेट है उसको भी कौन कंट्रोल कर रहा है, हमारे यहाँ आरबीआई है ना, वो बता रहा है कि किस कंट्री के साथ क्या एक्सचेंज रेट होना चाहिए, कितना फ्लक्चुएट होना चाहिए। मैनेज फ्लोटिंग रिफर्स टू द सेल्स एंड परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज विद अ व्यू ऑफ अचीविंग स्टेबिलिटी है ना ऑफ एक्सचेंज रेट फॉर डोमेस्टिक करेंसी। मैनेज फ्लोटिंग में क्या हो गया कि ये वहां पर पॉलिसीज वगैरह बना के जाइए ना, ठीक है, 100 रुपए वहां ले लीजिए, ठीक है। Managed floating refers to the sale and purchase of foreign exchange with a view of achieving stability of exchange है ना for क्या डोमेस्टिक करेंसी। यानी मैनेज फ्लोटिंग में क्या हो रहा है कि अगर हम लोग छोड़ देंगे ओपन मार्केट ऑपरेशन पे तो डिमांड एंड सप्लाई पर क्या डिसाइड होगा, फॉरेन एक्सचेंज रेट। अगर हम लोग किसको करेंगे, मैनेज फ्लोटिंग करेंगे, यानी गाइडलाइंस बना के, रूल्स एंड रेगुलेशंस बना के, सही तरीके से ऑब्जर्वेशंस रख के हम लोग यहाँ पर फॉरेन करेंसी को क्या करेंगे, उसके एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करते हैं। तो आरबीआई का ये रोल है कि मार्केट में बेफालतू का एक्सचेंज रेट ना हो कि किसी करेंसी के बदले में बहुत ज्यादा जा रहा है, किसी करेंसी के बदले में बहुत कम जा रहा है, तो मैनेज फ्लोटिंग में हम लोग उसको क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। क्लियरिंग हाउस फंक्शन, जैसे हम किसी बैंक पर चेक काटे, ठीक है, तो क्या होता है, मान लीजिए मेरा बैंक है पीएनबी और इनका बैंक है दूसरा आईसीआईसीआई बैंक, तो हमने अपने बैंक का चेक दिया और निशांत जाके उसको कहाँ जमा किया, आईसीआईसीआई बैंक में, और जब वो आईसीआईसीआई बैंक में जमा किया वहां से क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब क्या हो गया कि भाई आईसीआईसीआई के पास इतना पीएनबी का चेक्स हो गया और पीएनबी के पास इतना आईसीआईसीआई का चेक्स हो गया, तो कभी ना कभी तो दोनों क्लियर होगा ना। तो ये क्लियर करने के लिए कहाँ डिपॉजिट किया जाएगा, आरबीआई के पास, क्योंकि सारे कमर्शियल बैंक्स का अकाउंट किसके पास है, आरबीआई के पास। तो सेंट्रल बैंक्स एक्ट एज अ क्लियरिंग हाउस फॉर द ट्रांसफर एंड सेटलमेंट ऑफ म्यूचुअल क्लेम्स ऑफ कमर्शियल बैंक। म्यूचुअल क्लेम्स कैसे हो गया कि भाई कुछ आईसीआईसीआई के कस्टमर पीएनबी पर चेक काटे और कुछ पीएनबी के कस्टमर जो चेक काटे वो किसके पास, आईसीआईसीआई के पास, तो हमारा म्यूचुअल सेटलमेंट होगा। तो म्यूचुअल सेटलमेंट के लिए कहां पर हम जाएंगे, यानी बैंक्स कहां पर जाएंगे, आरबीआई के पास, है ना। ए ट्रांसफर फंड फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक टू फैसिलिटेट क्लियरिंग ऑफ चेक्स, है ना। एंड कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, हमारे कंट्री में कौन से कमर्शियल बैंक कितना लोन दे सकता है, कितना देगा कितना नहीं देगा, वो सबको कौन कंट्रोल करेगा, आरबीआई, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक इज टू कंट्रोल सप्लाई मनी इन द इकोनॉमी। इट implies increase or decrease in the supply of money by regulating creating of credit by commercial banks. The central bank needs to control the supply of money to cope up with the situation of inflation and deflation. ज्यादा मनी सप्लाई हो गया मार्केट में तो लोगों के पास ज्यादा पैसा, यानी डिमांड बढ़ जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगा एज कम्पेयर टू सप्लाई, तो इन्फ्लेशन आ जाएगा। तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी ये क्या करती है, आरबीआई क्रेडिट कंट्रोल मैकेनिज्म को अप्लाई करती है। या फिर अगर लोन कम है तो डिमांड कम है, डिमांड कम है तो डिफ्लेशन का सिचुएशन आ जाएगा, वैसे सिचुएशन को भी कंट्रोल करने के लिए क्या करती है, आरबीआई क्रेडिट कंट्रोल करती है। तो क्रेडिट कंट्रोल वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन है ना। ये याद रखना कि आरबीआई का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, क्रेडिट कंट्रोल करना, ठीक है। द सेंट्रल बैंक नीड्स टू कंट्रोल द supply of money to cope up with the situation of inflation and deflation. During inflation supply of money is restricted. अगर महंगाई है तो वहां पर supply of money को क्या कर दिया जाता है,
कम कर दिया जाता है। और अगर डिफ्लेशन है तो सप्लाई ऑफ मनी को लिबरलाइज यानी छोड़ा जाता है मार्केट में, लोन्स वगैरह ज्यादा प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो दीज आर द फंक्शन ऑफ आरबीआई, है ना। अब हम लोग कुछ रेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला है हमारा रेपो रेट। तो सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री लेंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक टू मीट देयर शॉर्ट टर्म रेट। तो जिस रेट पर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को पैसा देता है शॉर्ट टर्म नीड्स को फुलफिल करने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेपो रेट। क्या बोलते हैं, रेपो रेट। अब सोचो, अगर आरबीआई अपना रेपो रेट बढ़ा देगा तो कमर्शियल बैंक को सस्ते में पैसा मिलेगा या महंगे में? रेपो रेट क्या है, कमर्शियल बैंक को जो सेंट्रल बैंक लोन दे रहा है, मतलब कि अगर हम सेंट्रल बैंक है और हम किसी कमर्शियल बैंक को उसके शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स को फुलफिल करने के लिए पैसा दे रहे हैं, तो जिस रेट पर दे रहे हैं उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, रेपो रेट। तो मेरे को बताओ कि अगर आरबीआई रेपो रेट बढ़ा देता है तो कमर्शियल बैंक को जो पैसा मिल रहा है वो सस्ता मिलेगा या महंगा मिलेगा? तो जब वो महंगा मिलेगा तो आगे पब्लिक को वो सस्ता में बेचेगा या महंगे में? तो जब मार्केट में वो महंगे में बेचेगा तो लोन ज्यादा लेंगे लोग या कम लेंगे? तो मनी सप्लाई बढ़ेगा या कमेगा? कमेगा। तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। तो ये मैकेनिज्म भी आपको देखना है कि कैसे कैसे यहाँ पर क्या होता है, क्रेडिट कंट्रोल किया जाता है। तो अगर रेपो रेट बढ़ा तो कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड बढ़ जाएगा तो कॉस्ट ऑफ लेंडिंग भी बोरोवर्स के लिए बढ़ जाएगा, और जब कॉस्ट ऑफ लेंडिंग बोरोवर्स के लिए बढ़ जाएगा तो मनी सप्लाई थोड़ा कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बैंक रेट, सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक टू मीट देयर लॉन्ग टर्म रेट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैंक रेट। लॉन्ग टर्म रेट्स को मीट करने के लिए जो हम लोग पैसा देती है आरबीआई कमर्शियल बैंक को, जिस रेट पर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैंक रेट या डिस्काउंट रेट। अगर ये बढ़ गया तो लोन महंगा तो डिमांड कम, है ना। और अगर ये इसको घटा दिया तो लोन सस्ता, तो आगे भी लोन सस्ता मिलेगा, डिमांड ज्यादा। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट और बैंक रेट को बढ़ा दिया जाता है, और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट और बैंक रेट को कम कर दिया जाता है। रिवर्स रेपो रेट, कई बार क्या होता है ना कि मार्केट में क्या देख रहा है बैंक के, तुम लोग एकदम फ्रिक्वेंटली क्या करते जा रहे हो, लोन देते जा रहे हो, है ना। तो गवर्नमेंट बोल रहा है कि नहीं, ये तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो वो क्या करते हैं ना, अपने तरफ से कुछ सिक्योरिटीज ऑफर करती है, जैसे ट्रेजरी बिल से अदर सिक्योरिटीज ऑफर करती है आरबीआई, और बोलती है कि भाई तुम इसमें इन्वेस्ट करो, अपना सरप्लस फंड्स यहाँ पर रखो ताकि तुमको रिटर्न ज्यादा मिले, है ना। तो जब मार्केट में आरबीआई चाहती है कि पैसा मार्केट में ज्यादा नहीं रहे, मेरे पास रहे, तो वो क्या करेगी, इस सिक्योरिटीज पर यानी रिवर्स रेपो रेट पे वो क्या करेगी, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी। यानी अगर हम तुमको पहले 5% दे रहे थे तो अब तुमको 7% देंगे। तो तुम क्या करोगे, उस चीज के लिए वो पैसा तुम हमको दे दोगे कि भाई इधर देंगे तो इससे अच्छा कि आरबीआई को दे देते हैं, ज्यादा रिटर्न मिल रहा है। तो जब मार्केट में आरबीआई चाहती है कि ज्यादा पैसा सप्लाई ना हो तो वो रिवर्स रेट को क्या कर देगी, बढ़ा देगी। तो सारा पैसा किधर चला जाएगा, आरबीआई के पास, और लोन का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी मार्केट में कम लोन मिलेगा। अगर मार्केट में मनी सप्लाई को बढ़ाना चाहती है तो रिवर्स रेपो रेट को क्या करेगी, घटा देगी, ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय सेंट्रल बैंक फ्रॉम टू द पब्लिक एंड कमर्शियल बैंक। यहाँ पर गवर्नमेंट सीधा अपना ही इंस्ट्रूमेंट किसको लॉन्च कर देती है, या तो पब्लिक के लिए या फिर अदर कमर्शियल बैंक्स के लिए। लीगल रिजर्व रेशियो रिक्वायरमेंट, इसमें क्या होता है कि आरबीआई जो बोलता है कि भाई कमर्शियल बैंक को कंपलसरी कर देता है कि इतना कुछ आपको मेंटेन करके रखना है। एंड ये लीगल रिजर्व रेशियो दो तरीके का है, सीआरआर और स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। सीआरआर क्या होगा कि मिनिमम % ऑफ नेट डिमांड डिपॉजिट्स एंड टाइम लायबिलिटीज टू बी केप्ट बाय कमर्शियल बैंक विद सेंट्रल बैंक, कि इतना पैसा आपको, जो भी आपने टर्म डिपॉजिट्स लिया यानी डिमांड डिपॉजिट्स हो गया, ये लोन्स हो गया, इसका इतना पैसा आपको क्या करना है, एनी हाउ सेव करके रखना है। कहाँ रखना है, आरबीआई के पास। अब अगर मेरे पास 1000 रुपए डिपॉजिट्स के रूप में आया और सरकार ने बोला आपको 5% सीआरआर मेंटेन करना है या 2% सीआरआर मेंटेन करना है, तो जितना भी मेरे पास डिपॉजिट्स आ रहा है उसका 2% हम किसको जाके दे देंगे, आरबीआई को, ठीक है। एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में क्या होता है, ये अफेक्ट करता है फ्रीडम ऑफ बैंक टू सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड बोरो अगेंस्ट देम, है ना। कि यहाँ पर बोल रहा है कि बैंक जो भी आपको इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह वो आप किसको देंगे, बैंक को देंगे। यानी एसएलआर भी एक तरीके से रेशियो है जो आपको मेंटेन करना पड़ता है, किसके पास, आरबीआई के पास। मार्जिन रिक्वायरमेंट, जब आप लोन लेने जाओगे ना तो मार्जिन रिक्वायरमेंट बोलता है कि अगर आपको 1 करोड़ का लोन चाहिए तो आप खुद का कितना पैसा लगाओगे, है ना। तो
तो अगर मार्केट में हमको लोन बढ़ाना है तो हम लोग क्या करेंगे, मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा देंगे, सॉरी कम कर देंगे, है ना। कि अगर 1 करोड़ का लोन चाहिए तो हमने बोला कि आपको 20% मार्जिन रखना होगा, यानी भैया 20 लाख रुपया रखोगे तब हम आपको 80 लाख रुपया क्या करेंगे, फाइनेंस करेंगे। तो अगर मार्केट में लोन बढ़ाना है तो मार्जिन रिक्वायरमेंट को क्या कर देंगे, कम। अगर लोन कम करना है तो मार्जिन रिक्वायरमेंट को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। हम बोले भाई 1 करोड़ का लोन चाहिए, 40% रिजर्व रखो, तब जाके तुमको बाकी 60 लाख का क्या करेंगे, लोन देंगे। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट होता है जो कि आपको बैंक के पास रखना पड़ता है, ताकि हम लोग उसके अगेंस्ट बाद फिर आपको क्या करेंगे, लोन देंगे। ये बेसिकली जब भी आप प्रोजेक्ट बनाओगे ना, प्रोजेक्ट लोन लेने जाओगे तो वहां पर देखना मार्जिन रिक्वायरमेंट रहेगा। जैसे आप लोग वो करते हो ना, बाइक वगैरह खरीदते हो तो क्या बोलते हो उसको, डाउन पेमेंट करते हो ना, तो वो डाउन पेमेंट क्या होता है कि भाई इतना परसेंट आपको देना ही पड़ेगा। जब आप इतना परसेंट दोगे तो फिर हम आपको क्या करेंगे, आगे व्हीकल प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे? तो बैंक 2 तरीके से करती है, क्वांटिटेटिव मेजर्स और क्वालिटेटिव मेजर्स। क्वांटिटेटिव मेजर्स में जितने भी तरीके के रेट्स हमने पढ़े, चाहे वो बैंक रेट हो, CRR हो, ओपन मार्केट ऑपरेशंस हो, रिवर्स रेपो रेट हो, इसमें अगर कोई चेंजेस लाती है, यानी अगर मार्केट में RBI को लोन कंट्रोल करना है तो वो 2 मेजर्स ले सकती है, या तो क्वांटिटेटिव या फिर क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में रेट्स को बढ़ाकर घटाकर नए कंडीशंस लगाकर वो क्या कर सकती है ना, फाइनेंशियल कंडीशंस लगाकर लोन को कंट्रोल कर सकती है। और क्वालिटेटिव में उसने क्या करना है, स्टेटमेंट दे दिया कि भाई बोल दिया कि इन एक्टिविटीज के लिए हम लोन नहीं देंगे, मार्जिन रिक्वायरमेंट को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, है ना। क्लास स्पेसिफाइड करेंगे कि इस तरीके के लोगों को लोन नहीं देंगे, इस तरीके के एक्टिविटी, जैसे हमारे यहाँ शेयर परचेज करने के लिए, गैम्बलिंग के लिए, बेटिंग के लिए आपको लोन नहीं मिलेगा। अब बैंक में जाओ और बोलो कि सर हमको लोन चाहिए, तो वो उससे पर्पस पूछेगा। आप बोलोगे पर्पस क्या है, तो बोले IPL आ रहा है सर, IPL में पैसा लगाएंगे और फिर कमाएंगे, फिर आपको दे देंगे। बैंक आपको लोन नहीं देंगे, है ना। या फिर आप बोलोगे सर स्टॉक मार्केट में लगाएंगे, स्टॉक मार्केट से पैसा कमा कर आपको दे देंगे, बैंक आपको लोन नहीं देगी। वहां पर उसने क्या कर दिया, क्रेडिट रेशनिंग, यानी इन एक्टिविटीज के लिए लोन नहीं देंगे, इन पर्सन को लोन नहीं देंगे, है ना। तो इस तरीके से उन्होंने क्रेडिट रेशनिंग करके क्लासिफाई कर दिया कि किन लोगों को लोन मिलेगा, किन लोगों को लोन नहीं मिलेगा। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? तो ये सारे मेजर्स थे कि जिसके थ्रू RBI क्या करती है, आपके क्रेडिट को कंट्रोल करती है। ठीक है, बस इस चैप्टर में इतना ही था। कोई और क्वेरी है तो पूछ लो।